सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की गई। इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि सोनम वांगचुक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए और अगर जरूरी हो तो उनकी ये भूख हड़ताल जबरदस्ती तोड़कर उन्हें खाना खिलाया जाए। ये भी मांग की गई है कि सरकार को सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है और 16 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। सोनम वांगचुक 28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार अब ये कह रहे हैं कि उनकी स्थिति बिगड़ रही है और उनके जो शरीर के सारे पैरामीटर्स हैं वो खराब हो रहे हैं और अब उनकी जान जा सकती है, जान पर बनाई है। आपको याद होगा कल हमने आपको सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर अपना एक विश्लेषण दिखाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ रही है और उनकी जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है अभिजीत दीपके। अगर अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल रोकने के लिए राजी कर ले, अगर अभिजीत दीपके इस भूख हड़ताल को समाप्त कर लें और सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दें तो 59 वर्ष के सोनम वांगचुक की जान बच जाएगी। और इस खबर के बाद से एक नई बहस शुरू हो गई है देश में और बहुत सारे लोग 30 वर्ष के अभिजीत दीपके से ही अब ये पूछ रहे हैं कि वो सोनम वांगचुक की जगह खुद भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठे। 59 वर्ष के सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल करवा रहे हैं और 30 साल के युवा अभिजीत दीपके तीनों टाइम खाना खा रहे हैं। सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके की जोड़ी को देखकर बहुत सारे लोगों को और हो सकता है आपको भी वर्ष 2011 में अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे की जोड़ी याद आ रही होगी। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये 2011 के अन्ना आंदोलन का ही एक रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया था, कहीं अभिजीत दीपके भी वैसे ही सोनम वांगचुक का राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू किया था और ये उस समय एक गैर राजनीतिक आंदोलन था। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन बाद में केजरीवाल अन्ना हजारे को भूल गए और उनकी मर्जी के बिना राजनीति में भी आए, चुनाव भी लड़े और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अभी तक तो अभिजीत दीपके भी यही कहते हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। कल तक वो ये भी कहते थे कि वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इस देश के नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट में शामिल भी हों। वो इसे नेताओं से दूर रखने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना बयान पलट दिया। अब वो खुद ही नेताओं से बात कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप जंतर मंतर पर आइए, आप भी हमारे साथ फोटो खिंचवाइए और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाइए। पिछले कई दिनों से बहुत सारे नेता जंतर मंतर पर आ भी चुके हैं। ये सारे लोग उनका जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, रील्स बनाई जा रही हैं। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पहुंचे नहीं हैं वहां पर, लेकिन सोशल मीडिया पर वो सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब अभिजीत दीपके भी अपना बयान बदलकर ये कहने लगे हैं कि कौन कौन से नेता उनके इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं, किस किस नेता ने उन्हें फ़ोन किया है, किस किस नेता ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। तो वो भी इसे अब प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं कि देखिए हमारे साथ विपक्ष के इतने सारे नेता आ गए हैं। बहुत सारे लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अन्ना हजारे की भूख हड़ताल के 13वें दिन ही उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया था और अन्ना हजारे ने अपना अनशन खत्म कर दिया था, जबकि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को तो 18 दिन बीत चुके हैं। तब मनमोहन सिंह की सरकार लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रही थी, उनसे बात करती थी, उनकी बात सुनती थी और उन्होंने अन्ना हजारे की भूख हड़ताल का संज्ञान भी लिया था। लेकिन यहां देखिए मोदी सरकार ने तो 18 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो इस भूख हड़ताल का कोई संज्ञान लिया है और ना ही किसी से कोई बातचीत की है। अब आप इन दो तस्वीरों को देखिए। वर्ष 2011 में अन्ना आंदोलन के दौरान जहां पर यह प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां लगभग औसतन 50,000 लोगों की भीड़ हर रोज आ रही थी। कभी कभी तो 1 लाख की भीड़ भी आई
और इस आंदोलन को पूरे देश में एक बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा था। आप तस्वीरें देखिए अगस्त 2011 की। अब तस्वीरें देखिए जुलाई 2026 की। कॉकरोच पार्टी के इस प्रोटेस्ट में हर दिन सिर्फ 300 से 400 लोग शामिल होते हैं। सिर्फ एक समय ऐसा आता है जब यहां पर संख्या बढ़ जाती है, जब यहां पर खाना बांटा जाता है, तब अचानक से प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की संख्या 1000 तक पहुंच जाती है। वरना पूरे दिन अगर आप औसत देखेंगे तो 300 से 400 लोगों से ज्यादा यहां पर प्रोटेस्टर्स नहीं आते। आप भी देखिए। मेरे भाई, जब मैं आप लोग को देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। तो जो यहाँ पर मुफ्त खाना बांटा जाता है उसके लिए तो लंबी लंबी लाइन लग जाती हैं। ये एकमात्र समय ऐसा होता है जब यहाँ लगभग 1000 लोग आ जाते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो 300-400 से ज़्यादा लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होते हैं। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर तो लाखों करोड़ों लोगों के समर्थन का दावा किया था, लेकिन जब वो ज़मीन पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे तो हर दिन 1000 लोग भी नहीं आ रहे। इसके बाद भी अभिजीत दिपके चाहते हैं कि उनके कॉकरोच आंदोलन को भी अन्ना आंदोलन की तरह ही सम्मान मिले, इसे भी उतना ही वेटेज मिले और सरकार इनसे भी वैसे ही बात करे जैसे उस जमाने में सरकार ने अन्ना हजारे से बात की थी। यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी सरकार प्रदर्शनकारियों से या आंदोलनकारियों से कब बात करती है? वो तब बात करती है जब वो ये देख लेती है कि इन आंदोलनकारियों को देश की आम जनता का कितना समर्थन हासिल है। क्या ये देश की आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या फिर मुट्ठी भर लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं? इस मापदंड पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके अन्ना हजारे के सामने कहीं नहीं ठहरते, दूर दूर तक भी नहीं ठहरते। हो सकता है कि उन्हें कुछ युवा सोशल मीडिया पर अपना समर्थन जरूर दे रहे होंगे, लेकिन जो युवा इन्हें सोशल मीडिया पर अपना समर्थन दे रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दिल्ली की इस भीषण गर्मी में धरने पर बैठने की बजाय शाम को समय रैना की स्टैंड अप कॉमेडी देखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसलिए आपको यहां कोई भीड़ नजर नहीं आ रही। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी रील्स देखने को मिलेंगी, बहुत सारे मीम देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसा लगेगा जैसे करोड़ों लोग इसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब आप जाएंगे जंतर मंतर पर तो मुश्किल से 200-400 लोग आपको दिखाई देंगे। देश के लोग अभी इस बात को भूले नहीं हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सक्रिय राजनीति में आने के बाद कैसे उन सभी वादों को तोड़ दिया जो वो अन्ना आंदोलन के दौरान किया करते थे। तब केजरीवाल ने कहा था कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे, लेकिन वो राजनीति में आए, पक्के नेता बन गए। तब उन्होंने कहा था वो सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ये सब लिया। तब उन्होंने ये भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, लेकिन बाद में उन्हीं भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ, उन्हीं भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, हाथ मिला लिया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सच्चाई देखने के बाद अब देश के लोगों का इस तरह के आंदोलनों से असल में मोह भंग हो चुका है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसे आम जनता का कोई समर्थन हासिल नहीं हुआ। जनता को लगता है कि शुरुआत तो जन आंदोलन से ही होती है, बड़े बड़े मुद्दों से होती है, बड़े बड़े वादों से होती है। जनता को बहुत बड़ी उम्मीद बना दी जाती है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, समर्थन मिलता चला जाता है, अभिजीत दिपके जैसे लोग नेता बनने का सपना देखने लगते हैं और आखिर में वो जनता के सारे मुद्दे भूलकर सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने लगते हैं और उसके बाद उन्हीं लोगों से हाथ मिला लेते हैं जिनका विरोध करने के लिए वो आए थे। और अरविंद केजरीवाल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत दिपके ने आम आदमी पार्टी के साथ भी काम किया है और उनके चुनावी कैंपेन से भी वो जुड़े रहे हैं।
वैसे हमारे देश में जब भी बड़े बड़े जन आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलनों की वजह से देश की सरकार बदली है, तब भी वो क्रांतिकारी नेता अपनी सरकार बनाने के बाद भी देश की व्यवस्था को कभी बदल नहीं पाए और आखिर में फ्लॉप हो गए। आज मैं आपको 3 बड़े आंदोलनों के बारे में बताना चाहता हूं जिनकी वजह से सरकारें बदल गईं और ये नेता सरकार में भी आ गए, लेकिन बाद में लोगों ने पुरानी सरकार को ही वापस से चुन लिया। सबसे पहले जेपी आंदोलन को देखिए। इतने बड़े नेता, प्रतिष्ठित नेता, आज भी लोग उनकी कसम खाते हैं। वर्ष 1975 में जयप्रकाश नारायण ने उस समय इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी और नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और तब सिंहासन खाली भी हुआ, जनता पार्टी की सरकार भी आ गई, लेकिन लगभग 3 साल के बाद ही इंदिरा गांधी की सरकार वापस लौट आई और वो भी इसी देश के लोगों ने चुनाव जिताकर इंदिरा गांधी को दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया और देश में कोई बदलाव नहीं हो पाया। वर्ष 1989 में वीपी सिंह बोफोर्स घोटाले को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बन गए, राजीव गांधी को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बने और कहा कि वो पूरे देश में भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और स्विस बैंक में जो रिश्वत का काला पैसा रखा हुआ है उसकी जांच करेंगे, दोषियों का पता लगाएंगे, इस पैसे को वापस लेकर आएंगे। तब वो कहा करते थे अपनी जेब से एक चिट निकालकर कि देखिए इस चिट में उन स्विस बैंक अकाउंट्स के बारे में उनके सारे नंबर लिखे हुए हैं, मेरे पास सबके बैंक अकाउंट हैं और मुझे आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं सबको वापस ले आऊंगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मंडल कमीशन को लेकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चला, जिसके बाद से ओबीसी हमारे देश के चुनावों में एक नया वोट बैंक बन गया। लेकिन इसके बावजूद वीपी सिंह सिर्फ 11 महीने तक ही प्रधानमंत्री रह पाए और यहीं से भारत में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। पहले वीपी सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर। 1977 में पहली बार जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी थी हमारे देश में। पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, फिर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनता पार्टी में मतभेदों के कारण यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 1989 में पहले वीपी सिंह पीएम बने, फिर चंद्रशेखर बने। इसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ अगला बड़ा आंदोलन 2011 में हुआ, फिर आम आदमी पार्टी बनी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी राजनीति से भ्रष्टाचार दूर करने की बजाय उसी का हिस्सा बन गई और व्यवस्था में ये पार्टी भी कोई बदलाव नहीं ला पाई। आज आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी जो वादा करके आई थी, दिल्ली में उन्होंने इतने वर्षों तक सरकार चलाई, दिल्ली में क्या बदला? पंजाब में अब उनकी सरकार चल रही है, पंजाब में क्या बदला? और उनका सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। हम आएंगे तो भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, साफ सुथरी सरकार आएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और जो भ्रष्ट नेता हैं उन्हें जेल में डाल देंगे। आज इनसे पूछना चाहिए कि जब ये दिल्ली में इन्होंने सरकार चलाई, कितने बड़े भ्रष्ट नेताओं को इन्होंने जेल में डाला है? पंजाब में इनकी सरकार चल रही है, पंजाब में कौन सा भ्रष्टाचार अभी तक इन्होंने खत्म किया है और पंजाब में भ्रष्टाचार के मामले में शामिल कितने नेताओं को इन्होंने जेल में डाला है? असल में आप इस प्रकार के आंदोलनों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है रियल आंदोलन, जो असली आंदोलन है, जहां असली मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे जनता भी जुड़ती है, और दूसरे हैं आज के दौर में रील्स वाले आंदोलन। ऐसे आंदोलनों में तस्वीरें, वीडियोस और रील्स तो खूब बनाए जाते हैं। यूट्यूबर्स बड़ी संख्या में यहां आते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी व्यूज चाहिए। इसे आप आंदोलन टूरिज्म भी कह सकते हैं। ये एक अलग प्रकार का पर्यटन है। जैसे एक जमाने में पहले पॉवर्टी टूरिज्म हुआ करता था, लोग जाते थे गरीबों के पास, फोटो खींचते थे और फिर वो फोटो अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशंस में जाया करती थी, उन्हें अवार्ड दिया जाता था। ये बड़ा फैशनेबल था। अब जो है ये आंदोलन टूरिज्म है। इसमें मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाता है, यहां पर रील्स बनाई जाती हैं, ये आंदोलन इंस्टाग्राम पर चलते हैं, ये आंदोलन यूट्यूब पर चलते हैं, लेकिन देश की जो आम जनता है वो इनसे दूर रहती है। ऐसे आंदोलनों में सुबह शाम का अलग मेन्यू होता है और मुफ्त में खाना बांटा जाता है। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन्हें कवर करने के लिए आते हैं। सोशल मीडिया पर इनके हैशटैग लगातार ट्रेंड करते हैं। एक और उदाहरण देखिए, राहुल गांधी ने वर्ष 2022 से 2024 तक 2 चरणों में भारत जोड़ो यात्रा की थी और तब क्या जबरदस्त माहौल बना था। राहुल गांधी रोज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते थे।
रोज़ ये कहा जाता था कि आज इस यात्रा में ये शामिल हुए, आज वो शामिल हुए, नए नए प्रकार के लोग यात्रा में शामिल होने के लिए रोज़ आ रहे हैं। भीड़ देखते थे तो ऐसा लगता था अगली सरकार कांग्रेस की ही आने वाली है। जब भीड़ देखते थे, वीडियो देखते थे तो लगता था अगले प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी अभी से बन ही गए। लेकिन जब चुनाव हुए 2024 के, तो कांग्रेस को सिर्फ 99 सीटें मिली। यानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना, वायरल होना और चुनाव में जनता का समर्थन मिलना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अलग अलग कॉमेडियंस जो आते हैं यूट्यूब पर, यूट्यूबर्स, कॉमेडियंस, वो अपना समर्थन इन्हें दे रहे हैं। कुछ स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, वो भी इन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। ये सब लोग अपने अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, उन्हें नंबर्स भी मिल जाते हैं, व्यूज़ भी मिल जाते हैं और उन्हीं व्यूज़ को ये अपना समर्थन मान लेते हैं। अब आपको एक और नया अपडेट देते हैं। कई दिन से लगातार ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की हालत बहुत बिगड़ रही है, उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। तो उनके स्वास्थ्य को लेकर एक नया अपडेट आया है, उनका हेल्थ अपडेट। सोनम वांगचुक 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। आज डॉक्टरों की एक टीम ने सोनम वांगचुक की जांच की है और उन्होंने सोनम वांगचुक की हालत को सामान्य बताया है। जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में अब तक 54 लोग अपनी भूख हड़ताल समाप्त भी कर चुके हैं। इनमें से 34 ऐसे लोग हैं जो भूख हड़ताल खत्म करके जंतर मंतर से जा चुके हैं, जबकि 20 लोग ऐसे भी हैं जो अभी वहीं पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर 17 लोग पहले से ही भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन आज जब मेडिकल टीम जांच करने के लिए वहां पहुंची तो वहां इनमें से 3 लोग नहीं मिले। ये वही 3 लोग हैं जिन्होंने 28 जून को सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल शुरू की थी। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं कि ये 3 लोग कहां चले गए। इसके अलावा आज से 4 और लोगों ने भूख हड़ताल शुरू भी की है और इस समय कुल मिलाकर 21 लोग यहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यानी इस आंदोलन में कुछ लोग भूख हड़ताल खत्म करते हैं तो कुछ नए लोग शुरू भी कर देते हैं। और जो पूरा जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे व्यक्तियों की जो चिकित्सा की स्थिति है, स्वास्थ्य की जो स्थिति है, उसका आज मेरे पास पूरा स्टेटस है और इसमें लिखा है कि सोनम वांगचुक जो 28 जून से अनशन उन्होंने प्रारंभ किया था, 15/7/2026 को यानी आज उनका चेकअप किया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया है। इसमें उन डॉक्टरों के नाम भी हैं जिन डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है दिल्ली का और वो जो ये जगह है जंतर मंतर, इसके बहुत करीब है। तो वहाँ के सरकारी डॉक्टर्स ने आकर इनका चेकअप किया है और इसमें लिखा है सेहत मानक जो है उसमें लिखा हुआ है सामान्य, कि अभी उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। शुगर 81 है जो सुबह टेस्ट किया गया है और फिर लिखा है अभी शुगर जांच करवाने से उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद और भी लोगों के बारे में लिखा हुआ है जिनमें से ज़्यादातर लोग, कुछ तो ऐसे हैं जो मिले ही नहीं और जिनका चेकअप किया गया है उसमें से ज़्यादातर लोग सामान्य सामान्य सामान्य। एक व्यक्ति फारूक खान है जिन्हें डॉक्टरों ने कहा है कि इनकी स्थिति गंभीर है। हबीब आलम एक और व्यक्ति हैं जिनकी स्थिति गंभीर है। बाकी के जो तमाम लोग हैं अभी तक ये सब इनकी स्थिति सामान्य बताई गई है। सोनम वांगचुक की स्थिति भी सामान्य बताई गई है। एक और प्रदर्शनकारी हैं नरेंद्र, इनकी स्थिति अभी गंभीर है और बाकी कुछ और प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जिनके नाम के आगे उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यानी ये शायद वहाँ पर मिले ही नहीं। तो ये है स्थिति इस समय सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य डॉक्टरों ने अभी सामान्य बताया है, घबराने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कल से जब हमने आपको अपना कल का विश्लेषण दिखाया था और हमने ये कहा था कि अभिजीत दिप्ते को ही अब अपना अनशन शुरू करना चाहिए, ये 59 वर्ष के सोनम वांगचुक ने 18 दिन तक अपना अनशन कर लिया। लोगों का ध्यान इस मुद्दे की तरफ आ चुका है। उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब उनका शरीर, उनके स्वास्थ्य की जो स्थिति है आगे आगे बिगड़ सकती है। इसलिए अभिजीत दिप्ते अगर चाहें तो उनका अनशन समाप्त करा सकते हैं और खुद अनशन पर वो बैठ सकते हैं।
लेकिन जो अभिजीत दीप्ते हैं और उनके समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि सरकार को हमसे बात करनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि एक केंद्रीय मंत्री का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो मांग रहे हैं। लेकिन जिस प्रोटेस्ट में 300 लोग बैठे हों, 400 लोग बैठे हों, उस प्रोटेस्ट के आधार पर भारत जैसे 150 करोड़ के देश में अगर मंत्रियों को बदला जाने लगेगा, व्यवस्थाओं को बदला जाना लगेगा, तो फिर सरकार कैसे चलेगी? इस प्रकार 300, 400, 500 लोगों को इकट्ठा करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो देश भर में, गली गली में, हर नुक्कड़ पर 400-500 लोग इकट्ठा होंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे और अपनी कोई भी मांग मनवाने के लिए दबाव डालने लगेंगे। इसके बारे में देश के लोगों को सोचना चाहिए।